Hello, good afternoon, everyone. Please confirm whether you are able to see the screen and able to hear properly. If yes, then we can go ahead. So, is the screen visible to you guys? Okay, good. So, let me wind up कि last class में क्या किया था और उस पर डाउट रहेंगे तो आप पूछे, अदरवाइज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आपको बताया गया था. कंडीशन क्या होती है, फिर एक एग्जांपल था कि रोटेशनल केस है, टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रहता है. And then we had this angular impulse equation. Angular impulse equation आप इस तरह से लिखते हो, उसको डिफरेंट वे पे भी लिखा जा सकता है एज अ मोमेंट ऑफ लीनियर इम्पल्स. और उसका भी एग्जाम्पल आपने देखा था, आंसर भी बताया था. इसके बाद एक जनरल प्रॉब्लम लिया था जिसमें कोई बॉडी जनरल बॉडी करते हुए आता है, कोलाइड करता है, फिर इसके बाद रीबाउंड करता है, ग्राउंड से कोलिजन है, फ्रिक्शन है, और इस पे आपने इक्वेशंस बनाया था, लीनियर मोमेंटम से इम्पल्स इक्वेशन बनाया था, और एंगुलर मोमेंटम से एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन बनाया था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखना लर्न किया था, और उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर नीड आती है तो. देन वी स्टार्टेड फॉर दिस रोलिंग मोशन. इन दिस रोलिंग मोशन द क्रक्स पॉइंट वाज कि कांटेक्ट पॉइंट्स पर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, दैट मींस वेलोसिटीज इक्वल होनी चाहिए, और इसको हम नो स्लिप कंडीशन भी कहते हैं. एक सिंपल केस के लिए ये v इक्वल टू आर ओमेगा बन करके आता है. इस v इक्वल टू आर ओमेगा को और रोटेशन और जो सर्कुलर मोशन का v इक्वल टू आर ओमेगा है, दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करना है आपको. दोनों अलग अलग स्टोरीज हैं, और फिर एक एग्जांपल से आपने उसका यूज भी किया था. एंड दिस वाज अनदर एग्जांपल जो एग्जाम के लिए काफी पॉपुलर होता है किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए. इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. तो लेट मी स्टार्ट विद अ न्यू व्हाइट बोर्ड और विद एन एग्जांपल. अगेन एग्जांपल से पिक करते हैं सो दैट कि आप उसके आंसर्स बता पाए और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर पाए. इट्स गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू द केस वी हैड अर्लियर, बट आपको करेक्ट आंसर देना है. लेट्स से अपने पास एक डिस्क है, इसका मास और रेडियस आपको पता है. डिस्क इसलिए लिया गया क्योंकि इसके इनसाइड भी पॉइंट्स होंगे, मटेरियल होगा, और इसके सेंटर पॉइंट का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v नॉट है, और ये रोल कर रहा है. सो डिस्क इज रोलिंग. It is demanding find velocity of point A. एक पॉइंट बनाया जा रहा है, उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है, सभी को बतानी है. इस इंस्टेंट पर, जिस समय ये पिक्चर दिखाया गया उस इंस्टेंट पर एक पॉइंट ए यहाँ पर लिया गया है. दिस इज पॉइंट ए, जो कि अगर आप उसको सेंटर से ज्वाइन कराओगे तो एक डिस्टेंस आएगी सेंटर से, उस डिस्टेंस का नाम भी दे देते हैं, दैट इज लेट्स से कैपिटल R/2, और इस डायरेक्शन से ये 30 डिग्री के एंगल पर है. सो अभी तक लास्ट एग्जांपल में आपने पेरी फेरी पॉइंट्स की वेलोसिटी निकाली थी क्योंकि वहां पे मैंने रिंग लिया था, यहाँ पर डिस्क है, तो किसी इंटरनल पॉइंट की टोटल वेलोसिटी बता सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर. और आपको ए पॉइंट बताया गया है, सो ड्रॉ दिस पॉइंट ए, फाइंड द वेलोसिटी. जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं दैट मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बोथ यू नीड टू फाइंड. You can try. Downside, this is a ground. एक आंसर 3/2 V नॉट बताया जा रहा है.
Let's wait for a moment as well. ओके मैं सॉल्व करता हूँ, आप ट्राई कर रहे होंगे, मैच कर लेना कहाँ तक आपने सही निकाला है। वन थिंग इज क्लियर, एक आंसर वी नॉट बाई टू आ रहा है, चेक करते हैं। कि इसको रोटेट भी करना होगा और आपको ये भी समझ में आएगा इसका रोटेशन इस सेंस में चलेगा ऐसा, दैट मीन्स क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज रोटेशन को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ये ओमेगा से चल रहा होगा। सिंस डाउन साइड ग्राउंड है तो इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी को जीरो होना जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड पर जीरो है, रेस्ट पर है। इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि वी नॉट की वैल्यू आर ओमेगा हो जाएगी। इसका मतलब ओमेगा कितना आना चाहिए, अगर ओमेगा की जरूरत पड़ती है तो आप बोलोगे वी नॉट बाई आर। वी नॉट बाई आर की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा और सेंस ऑफ रोटेशन यही होगा और कोई नहीं हो सकता है। सो ये कहाँ से पता चला? बिकॉज ऑफ रोलिंग टर्म। देन आफ्टर क्या करना है? देन आफ्टर अपने को ये पता करना है ए पॉइंट के पास टोटल वेलोसिटी कहाँ से आने वाला है। सो लेट्स से कि सेंटर पॉइंट को सी बोलते हैं, तो एक सेंटर पॉइंट अलग से ड्रॉ कर लीजिए और इसी को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पॉइंट आपका ए है। इस ए पॉइंट पर कौन कौन सी वेलोसिटीज आएंगी वो अपने को देखना है। ये 30 डिग्री है। अगर इस पर हम वेलोसिटीज को प्लॉट करते हैं और वेक्टोरियली ड्रॉ करते हैं तो आप पाओगे कि एक वी नॉट आएगा, ट्रांसलेशनल कंपोनेंट एग्जैक्टली वही रहता है जो सेंटर का रहता है, और दूसरा रोटेशन आएगा। अब इसका रोटेशन कुछ इस तरह से चल रहा है। सो रोटेशन जो होगा वो आर के परपेंडिकुलर होगा, ये आर डायरेक्शन है, आर के परपेंडिकुलर ओमेगा के सेंस में, दैट मींस इधर आएगा ये, जो कि यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा। दिस कंपोनेंट विल बी स्मॉल आर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इनटू ओमेगा। सो अगर ये दो पॉइंट्स आपको समझता है तो ये दोनों वेलोसिटीज ए पॉइंट के पास रहने वाली है। नाउ यूजिंग दीज टू वेलोसिटीज वी नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उसकी डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। अच्छा, स्मॉल आर ओमेगा कितना हो जाएगा? स्मॉल आर ओमेगा का मतलब हुआ स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बाई टू है, तो कैपिटल आर बाई टू ओमेगा हो जाएगा। कैपिटल आर ओमेगा को हम वी नॉट बोलते हैं, तो ये बेसिकली वी नॉट बाई टू है। तो अपने को पता चल रहा है कि एक वी नॉट है, दूसरा वी नॉट बाई टू है। अच्छा, इनके बीच के एंगल्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कराओगे तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा। टोटल 90 है तो ये कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। सो अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड आप बता सकते हो कि इसका और इस वेक्टर का वेक्टोरियली एडिशन, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, उसका यूज करना है। तो कैन वी से कि वेलोसिटी ऑफ ए विल हैव अ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ ए विल हैव अ मैग्नीट्यूड एज अंडर रूट वी नॉट का स्क्वायर पहला वेक्टर, आर ओमेगा का स्क्वायर सेकेंड वेक्टर, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर into cos angle between them. Angle between them is going to be 60 degree. Now small r omega की वैल्यू v नॉट बाई टू है, उसका आप यूज कर सकते हो। तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, दिस इज गोइंग टू बी v नॉट स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर बाई 4 बिकॉज दैट वाज हाफ, और यहाँ से आएगा 2 इंटू वी नॉट बाई टू इंटू कॉस 60 इज 1 बाई टू। देन यूल फाइंड कि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ से अपने को वी नॉट स्क्वायर कॉमन आता हुआ नजर आ जाएगा, यू कैन टेक दैट एज अ कॉमन। यहाँ से बनेगा 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस दिस नंबर एंड दैट नंबर इज 1 बाई 2। यू कैन ऐड दिस नंबर टुगेदर और ये वी नॉट बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर कुछ आएगा। अंदर स्क्वायर रूट के इनसाइड में आप 4 को डिनोमिनेटर में ले लेंगे, ये बनेगा 4 प्लस 1 प्लस 2, so that is going to be 7, so you can write it as a root 7 by 2 v naught. सो अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाता है तो मैग्नीट्यूड आप बताओगे रूट 7 वी नॉट बाई टू, दैट हैज टू बी द मैग्नीट्यूड। एंड यू कैन आल्सो फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए आप ऐसा बोलोगे कि उनके बीच का होगा और उस वेक्टर को आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विल बी समवेयर देयर, सो दिस इज गोइंग टू द वेलोसिटी ऑफ ए। You can easily find the angle from the horizontal or from the r omega direction. आप चाहें तो इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा?
अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया जाता है तो इधर कंपोनेंट आएगा v नॉट प्लस v नॉट बाई 2 का cos 60 और एक डाउन साइड चला जाएगा, दैट विल बी v नॉट बाई 2 का sin 60। आप इस तरह से भी दोगे तब भी चलेगा। इसके साथ आई कैप और माइनस जे कैप भी लगा सकते हो। तो आइडिया है इसकी, किसी भी पॉइंट की हम वेलोसिटी बता सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं और इसके बाद उसका रिजल्टेंट भी बता सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी पॉइंट को लेकर के। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट डे भी किए थे और रोलिंग मोशन में कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे मैं सीख करता और आपको बताता अभी वन बाय वन। तो लेट्स से कि अपने पास एक डिस्क है या रिंग है, जो भी नाम दो, ये रोल कर रहा है, मैं इसका नाम डिस्क दे रहा हूँ और ये रोल करता हुआ जा रहा है, स्फीयर भी बोला जा सकता है। लेट्स से जो सरफेस है ये रफ है। अब हम फ्रिक्शन को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, और इसकी सेंटर की वेलोसिटी आपको वी नॉट दे रहा है और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है ओमेगा से। अगर ऐसा बोला जाता है इफ ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर, और लेट्स से जो नीचे वाला सरफेस है वो ग्राउंड है, दैट मीन्स फिक्स्ड है। अगर ओमेगा की वैल्यू वी नॉट बाई आर बोला जाए तो क्या हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये रोलिंग मोशन है? ये छोटा सा क्वेश्चन है, कैन वी से इट इज अ रोलिंग मोशन? तो आपको बोलना होगा यस ये रोलिंग मोशन है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यू विल सी कि इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट, और दोनों पॉइंट की वेलोसिटी को वेरीफाई करोगे, क्या वो रिलेटिवली जीरो जा रहे हैं? इफ यस देन यू से रोलिंग है। ऐसा इसलिए सिंस v1 की वैल्यू जीरो आ जा रही है, v नॉट माइनस आर ओमेगा, जिसकी वजह से जीरो आ जा रही है, वही v2 है, इसलिए रोलिंग है। नो इसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर मैं आपसे पूछता कि ये रफ सरफेस है और ये सिचुएशन आपको दी गई है, सो कैन यू फाइंड the amount, magnitude and direction of friction? So it says find magnitude and direction of friction on the disk. पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स सी कि आपके क्या पॉइंट्स आते हैं। आपको कंडीशन क्या दी गई है? दिस इज द कंडीशन दैट हैज बीन गिवन टू यू, दैट मींस इट इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन। Now you need to find what the magnitude is and what the direction is and what type of friction is. Also find the type, magnitude, type and direction of friction. Static, leftwards and all that. सभी को आंसर देना चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपका आंसर करेक्ट होता है या इनकरेक्ट होता है। उसके बाद आप लर्न कर पाओगे कि एग्जैक्टली क्या है। स्टैटिक, लेफ्टवर्ड्स और एक फॉरवर्ड डायरेक्शन अभी तक आ रहा है। जब आप आंसर दे रहे हैं तो इसको जरूर एनालाइज करें कि फ्रिक्शन आपने कभी पढ़ा था, एंड हाउ यू डिसाइड द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, हाउ यू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ अ फ्रिक्शन, एंड देन हाउ यू डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन इज राइट वर्ड, स्टैटिक। ओके, सफिशिएंट टाइम आपको मिल गया थिंकिंग करने का। अब आपको ध्यान से समझना है और इसको फॉर एवर के लिए याद रखना है। समझते हैं। समझाने से पहले मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि हाउ वी डिसाइड द फ्रिक्शन। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में जब लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, कुछ ऐसा बोला था मैंने कि अपने पास अगर एक ब्लॉक है
ब्लॉक को लेना थोड़ा सा आसान होता है बिकॉज ये स्टैटिक ट्रांसलेटरी मोशन ही करते हैं। तो एक पॉइंट आप ब्लॉक का पकड़ते हैं, दूसरा ग्राउंड से कैच करते हैं, ठीक है। और फिर आप ये चेक करते हैं कि एक और दो के बीच में क्या चल रहा है। सो इन केस अगर दूसरा ग्राउंड है तो दूसरा अपना रेस्ट पे रहने वाला है। फर्स्ट भी अगर रेस्ट पर है तो अगर आपको ऐसा मिलता है v1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स फर्स्ट इज एट रेस्ट, दैट मीन्स वी विल से कि देयर इज नो फ्रिक्शन। यू रिमेंबर दैट। फिर कुछ ऐसा बोला था कि अगर फर्स्ट रेस्ट पर भी है लेकिन मूव करना चाहता है, ये रेस्ट कंडीशन था। मैंने 3 फिगर्स बनाए थे, अगर आपको याद आ रहा हो, मैं उसी को फिर से बना दे रहा हूँ। सो इस केस में आप देखते हो कि ये जो 1 पॉइंट है और ये जो 2 पॉइंट है, अभी भी v1 0 है, लेकिन इस समय टेंडेंसी है। तो इस टेंडेंसी की वजह से आप इसको स्टैटिक बोलते हो। एंड देयर यूज्ड टू बी अ थर्ड केस। इन दैट थर्ड केस आपको याद होगा कि एक तो ये इस तरह से सिचुएशन रहती थी लेकिन ये मूव कर रहा होता था, और दूसरा था ग्राउंड ग्राउंड फिक्स था, तो रिलेटिव मोशन हो रहा था बेसिकली। सो सिंस v1 was non-zero and v2 was zero, so there was not same velocity, so इसलिए इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते थे। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है। मैंने अभी आपको रोलिंग के बारे में कुछ नहीं बताया, बस आपका पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल कराया जो कि आपको ऑलरेडी आता है। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, और बीच वाले केस में जीरो आता है, कोई फ्रिक्शन नहीं आता है। क्या आप अपने आंसर को करेक्ट कर पाओगे और फाइनल आंसर बता पाओगे? क्या आपको समझ में आ रहा है कि कौन से केस से मैच कर रहा है? अब वो हमारा ब्लॉक हो या व्हील हो या कोई और चीज हो, फर्क नहीं पड़ता है, रूल को फॉलो करना होता है। तो आप देखोगे कि ये जो सिचुएशन है, इसमें v1 is 0, v2 is 0, that means no relative velocity, no motion. So even though the surface is rough, it falls to this category. Hence we will say no friction. और फ्रिक्शन ऐसा बोलना हो तो बोलोगे static friction is acting which is 0. So there is no friction acting or zero friction acting, or you can call it as a static and 0. Because v1 और v2 अगर दोनों 0 हैं, so there is no tendency, neither there is no relative motion. Now अगर आपको confusion tendency से आता है तो फिर आपको ये थर्ड पिक्चर देखनी चाहिए। टेंडेंसी के लिए कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए जो बॉडी को मूव कराने की कोशिश कर रहा हो, और यहाँ पर जो पिक्चर दिखाया गया है इसमें कोई भी फोर्स आप नहीं लगा रहे हो जो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं आपको टेंडेंसी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। टेंडेंसी फोर्स या टॉर्क से आता है। सो क्या आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो? नहीं। क्या कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हो? नहीं। So in case you are not applying any external torque or force, hence there is no tendency coming in. So that means not a static non-zero friction. So what is? It is static but zero friction. So इसको आप याद रख सकते हो, ये static होगा और zero होगा। टेंडेंसी के बारे में मैंने आपको बताया। टेंडेंसी कैसे डिसाइड करते हैं? There has to be a force or torque that is trying to move the body or the point of contact. But if you draw this free body diagram, if you draw this free body diagram, then you'll find normal will be upside, mg will be downside. These forces are not trying to move the body leftward or rightward. Neither they are able to provide any torque. Hence, friction will not come in. Sir, but then who is applying the torque? Well, we are not talking about the torque. If somebody says कि इसको ऐसा v नॉट और ओमेगा दे करके छोड़ दिया गया और ये चल रहा है, इसका मतलब है आप कोई भी टॉर्क और फोर्स नहीं लगा रहे हो, क्योंकि अगर फोर्स लगाते तो v नॉट चेंज होता, टॉर्क लगाते तो ओमेगा चेंज होगा। इसका मतलब v नॉट भी चेंज नहीं हो रहा है, ओमेगा भी चेंज नहीं हो रहा है, so there is no need for torque, neither there is a need for force. हेलो आपके और डाउट्स को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। बट देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ पॉइंट 1 टू मूव क्लॉकवाइज। नो, देयर इज नो टेंडेंसी बिकॉज वन पॉइंट हैज अ जीरो वेलोसिटी। अगर वन पॉइंट हैज अ जीरो वेलोसिटी दैट मींस वन पॉइंट इज नॉट मूविंग।
Moreover, this body is not subjected by a force or torque that is creating uh, acceleration. Hence, one does not have any tendency as well. फिर आपने लिखा if there is no friction acting then it will slip. No, that's not the point. Friction, if it is coming, that will be changing velocity and angular velocity. If there is no friction, that means v और ओमेगा फ्यूचर में चेंज नहीं होने वाले हैं, क्योंकि फ्रिक्शन एक फोर्स होता है तो वो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दे सकता है, और एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन स्पीड्स और वेलोसिटीज को चेंज करते हैं. फोर्स टॉर्क दे सकता है जो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डी एक्सेलरेशन दे सकता है, जो उसकी एंगुलर पैरामीटर्स को चेंज करता है. तो यहाँ पर अगर फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि v विल नॉट चेंज, ओमेगा विल नॉट चेंज. दैट मींस v इज इक्वल टू आर ओमेगा. ये जो रिलेशन है हमेशा बना रहेगा. इसका मतलब है रोलिंग मोशन हमेशा के लिए चलता रहेगा. दैट मींस ये बॉडी फॉर एवर के लिए v नॉट वेलोसिटी से चलता रहेगा. बट फ्रिक्शन विल गिव टॉर्क. यस, फ्रिक्शन अगर होता तो टॉर्क देता. जब फ्रिक्शन है नहीं तो टॉर्क भी नहीं. आगे आप लिखते हैं इस फ्रिक्शन इज बोथ डायरेक्शन ड्यू टू v एंड ओमेगा. इज फ्रिक्शन इन बोथ डायरेक्शन ड्यू टू v एंड ओमेगा. आप बोलोगे कि फ्रिक्शन नट सेल में एब्सेंट है. क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को आपने रिलेटिवली वॉच किया है, इसीलिए मैंने आपको ये फ्रिक्शन की कैलकुलेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट था वो रिकॉल कराया. यू जस्ट कनेक्ट विद दिस, you will get to know. Then it should slip if there is not any friction. I don't know how you are connecting friction with slip. Don't think in that way. Don't think in that way. अगर आपको डाउट है तो मैं फिर री एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और जितना बोला जा रहा है उन पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिए. ये एक रोलिंग मोशन है, स्पेशल मोशन है, और इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों एक साथ हैं. और जो आपके पास कॉन्सेप्ट है आप उसी से लिंक कीजिए और आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या चल रहा है. फ्रिक्शन का आप स्लिप से डायरेक्टली कोई कनेक्शन मत बैठा लिए. स्लिप तब होता है जब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंट होती है. किसकी? कांटेक्ट पॉइंट्स की. अगर 1 पॉइंट की वेलोसिटी कुछ होगी, सेकंड पॉइंट की वेलोसिटी कुछ होगी, तभी स्लिप होगा. तो स्लिप इज नॉट रिलेटेड विद फ्रिक्शन डायरेक्टली. स्लिप इज रिलेटेड विद रिलेटिव वेलोसिटी. सो अगर v1 और v2 आपस में बराबर हैं, इसका मतलब है ये कांटेक्ट पॉइंट्स एक दूसरे पर स्लाइड नहीं करेंगे. अगर उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है तो वो स्लाइड करेंगे. तो इमीडिएट कॉज फॉर स्लाइड और स्लिप इज वेलोसिटीज, or in fact relative velocity, not the friction. Friction causes change in velocity, and then we read relative velocity. Sir, what फिर is आप the लिखते difference हैं between then that it should slip. हाँ, मैंने आपको बताया ये स्लिप नहीं होगा. Can you hear us? No, I can't hear you guys. तो आप लिख करके भेजेंगे तो मेरे को दिखेगा भी, और मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा. But to reach this state there must be friction before reaching this state pure rolling. हाँ, इसके पहले ये आपने सही लिखा कि इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए क्या क्या हुआ होगा. तो वो पहले क्या हुआ है, बाद में क्या होगा, वो आपको नहीं वरी करना है. आपको ये वरी करना है कि इस सिचुएशन में हमारा क्या रिस्पॉन्स जा रहा है. तो इस सिचुएशन में आपका जो रिस्पॉन्स जा रहा है हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं. हाउ दिस सिचुएशन हैज बीन अराइव्ड, दैट इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन. एंड वी विल बी सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि कितने समय के बाद प्योर रोलिंग करेगा नहीं करेगा. तो अभी अगर ये प्योर रोलिंग करता है तभी आप कंडीशन रीड कीजिए. मैंने कंडीशन आपको दी है. अगर ऐसा है तो क्या ये रोलिंग होता है? यस. इस रोलिंग सिचुएशन में ये आंसर आपको देना है. तो उस आंसर को आप पहले समझें और डाइजेस्ट करें और फ्यूचर के लिए रिकॉल रखें. अदरवाइज आपका इंट्यूशन आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है. पर हमने रोलिंग के एक्चुअल एग्जांपल देखे तो फ्रिक्शन तो एक्ट होता है ना. ये एक्चुअल एग्जांपल ही है रोलिंग का, और उसको फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं. आपने देखा होगा, हो सकता है. तो अभी फ्रिक्शन और रोलिंग दे आर कमिंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू लर्न ओवर हियर. और इससे ये कंक्लूजन नहीं निकालना है कि रोलिंग के लिए फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ये कंक्लूजन निकालना है कि रोलिंग के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है.
हाँ, अगर ये रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टल फिक्स सरफेस पर, मैं आपको कंक्लूडिंग लाइन बताऊंगा, पहले आप समझिए। तो इसमें आपको क्या कंक्लूड करना है? कंक्लूड ये करना है कि रोलिंग के फिक्स सरफेस पर जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। सो देयर इज नो नीड फॉर फ्रिक्शन फॉर रोलिंग ऑन दिस थिंग, अगर आप उसको रोल करके छोड़ते हैं। इसके बाद आप लिखते हैं सर वांट देयर बी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। जो भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल होंगे वो नॉर्मल डायरेक्शन में होंगे, और किस पॉइंट पर लगा रहे हो, वैसे भी आप देखोगे कि किस पॉइंट पर आप लगा रहे हो वो सारे इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। तो टॉर्क देने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स अब सेंटर कवर्ट कभी टॉर्क नहीं देता है, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है, इसलिए वेलोसिटीज नहीं चेंज हो रहे हैं, इसलिए जो कांटेक्ट पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी है वो अभी भी जीरो है। इसका मतलब है कि इस पे फ्रिक्शन नहीं है, और अगर फ्रिक्शन रहा होता तो वेलोसिटी चेंज होता, तो फिर स्टोरी बदलती। सर इट इज रफ सरफेस, यू रोट समथिंग, आई विल रीड इट। इससे इसके बाद आप पूछते हो सो हाउ डू बॉडीज स्लो डाउन व्हाइल रोलिंग। हाँ, वी विल टॉक अबाउट हाउ बॉडीज, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, कि जब वो रोल करते होते हैं तो स्लो डाउन क्यों हो जाते हैं, उसकी वजह हम लोग बात करेंगे। कि उसके लिए फ्रिक्शन, उसके लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट सेपरेटली। अभी आप इसको ये समझिए कि क्या ये रोलिंग केस में फ्रिक्शन का हमको नीड रहता है? नहीं रहता है। अगर आप एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, और तो आप पाओगे कि ये जो बॉडी है इनफाइनाइट टाइम के लिए हमेशा के लिए रोल करता चला जाएगा। स्लो डाउन होने के लिए बहुत ऑब्वियस एग्जांपल्स और पॉइंट्स हैं कि ऑब्जेक्ट को हम किस में रखते हैं, एटमॉस्फेयर पे रखते हैं, एयर प्रेशर लगता है, एयर का ड्रैग फोर्स लगता है, अगर ये आगे जा रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एयर का, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। विस्कस फोर्स आते हैं, वो भी बड़े हैं, वो उसको स्लो डाउन करते हैं, राइट। और अगर वो स्लो डाउन हुआ, दैट मीन्स अगर ये वेलोसिटी v कम हुई या ज्यादा हुई तो फ्रिक्शन अपीयर करना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रिक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि कॉज उसका जो है वो v1 v2 का बराबर होना, और ऐसा भी बोल सकते हो कि v1 का जीरो होना ग्राउंड केस में, ये बताता है कि फ्रिक्शन जीरो होता है। रियल लाइफ में स्लो डाउन के लिए एयर प्रेशर, एयर ड्रैग और जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस आते हैं उनकी वजह से वो स्लो डाउन हो जाता है। Can you explain how will friction not affect rolling? Yeah, that's why I said कि कैसे ये फ्रिक्शन नहीं आता है। देखो आपको कैसे समझना है, अगर रोलिंग है तो फ्रिक्शन जीरो है, that's what I'm trying to explain you। इसका मतलब है कि अगर स्मूथ सरफेस पर आप v इक्वल टू आर ओमेगा लगा करके छोड़ दो, तब भी वो रोल करता हुआ चला जाएगा। एग्जाम में एक बार उसने ऐसा पूछा, मैं फिर से इसको फिगर बना के बताता आपको, फिर आपके डाउट्स को कैच करता। उसने ऐसा बोला कि अगर v इक्वल टू आर ओमेगा है, इसमें जो क्रक्स पॉइंट है वो ये कि आप पहले रोलिंग कंडीशन खुद ही दे दे रहे हो। ये v नॉट है और लेट से ये ओमेगा है, और लेट से स्मूथ सरफेस है, और ये क्वेश्चन है। ये बोलता है कि इफ ओमेगा की वैल्यू v नॉट बाई आर है, देन कैन रिंग और डिस्क रोल ऑन स्मूथ सरफेस। कैन यू आंसर दैट? अगर v की वैल्यू r ओमेगा दी गई है और स्मूथ सरफेस मिलता है, तो क्या ये इस पे रोल करता रह सकता है? तो आप बोलोगे कि ऑलरेडी आपने ये बात कर रखी है कि ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, 1 की वेलोसिटी v नॉट माइनस आर ओमेगा आएगी, जिस तरह से ओमेगा बनाया गया है, और आर ओमेगा की वैल्यू भी v नॉट आ रही, वो भी जीरो आ जा रहा है। सो यहाँ पर आप बोलोगे कि 1 और 2 रिलेटिव मोशन नहीं रखते हैं। सिंस रिलेटिव मोशन नहीं रखते हैं तो उसको फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन की जरूरत यानी फ्रिक्शन तभी अपीयर होता है जब देयर इज अ रिलेटिव मोशन और देयर इज अ टेंडेंसी।
So both are absent over here. So this will require no friction. Require no friction. Since it is requiring no friction, and you look at the situation is of no friction, that means there is no problem. Hence it can or it will roll over the smooth surface. तो ये स्मूथ सरफेस पर रोल करता हुआ चला जाएगा. माइंड इट, ये कई बार पूछा गया. तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहले से ही कंडीशन आपको आपसे ऐसा बोल दिया कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा का फॉर्मेट लेता है. लेकिन अगर ओमेगा की वैल्यू हम ऐसा बोलते हैं 2v0 बाई आर है, इफ आई चेंज लाइक दिस, तो आप बोलोगे कि अब ये स्लाइड करेगा. क्यों? क्योंकि अब ये जो v1 है वो जीरो नहीं आएगा. आप इसको चेक कर लोगे तो आर ओमेगा की वैल्यू ये 2v0 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू माइनस v0 हो जाएगी. इसका मतलब ये पॉइंट इधर स्लाइड करेगा. तो अब ये स्लिप करता हुआ चला जाएगा. टेंडेंसी कैसे डिसाइड करते हैं? टेंडेंसी का अगर आपको इश्यू जा रहा है, मैं फिर से बोल देता हूं. टेंडेंसी इज डिसाइडेड नॉट बाय वेलोसिटीज बट बाय फोर्सेस और टॉर्क्स. तो अगर कोई ऐसा फोर्स या टॉर्क है जो वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है या फिर एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हम बोलेंगे कि वहां पर टेंडेंसी है. लुक एट द पिक्चर ऑफ दिस. इस थर्ड केस में टेंडेंसी बोला गया था, जिसमें हमने फोर्स को दिखाया था. तो जब फोर्स एक्ट करेगा तभी इसके बॉडी के पास टेंडेंसी आएगी. ये मिडिल केस भी रेस्ट का है, लेकिन इस पे टेंडेंसी नहीं है. क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स ही नहीं एक्ट कर रहा है जो मूव कराने की कोशिश करे. सो ये जो तीनों फिगर है ना, फ्रिक्शन को डिसाइड करने के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. और अगर आपने थोड़ा सा लूजली समझा तो आप गलत आंसर दे बैठेंगे. और यही रोलिंग का इम्पोर्टेंट पॉइंट है. लोग जनरली गलत परसेप्शन रख लेते हैं अगर अपने कॉमन सेंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं रादर देन दी पॉइंट्स पे. तो आपको पॉइंट्स पे और लॉ पे और रूल्स पे फेथ रखना है और समझना है. जब समझोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है. तो ये v इक्वल टू ओमेगा कंडीशन में इजीली रोल करता हुआ चला जाएगा. अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो एक बहुत बड़ा पॉइंट हम लोग अभी कैच करने वाले हैं. और अगर आपको डाउट है तो आप अपना डाउट प्लेस कर सकते हो. क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. सो फाइनली क्या समराइज कर सकते हैं? समराइज ये कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल फिक्स सरफेस पर अगर कोई रोल करता हुआ बॉडी आप रखोगे तो हमेशा रोल करता हुआ चला जाएगा. उसको फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, ये आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है. और ये किस पर है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, इंक्लाइंड पर नहीं. इंक्लाइंड एक इंटायरली डिफरेंट होगा. अभी हम लोग इंक्लाइंड को सेपरेटली डील करेंगे. आपके कुछ पॉइंट्स रह गए तो मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूँ अगर कुछ काम का है. कैन यू एक्सप्लेन हाउ विल फ्रिक्शन नॉट अफेक्ट रोलिंग? आई डिड, बट साइकिल के केस में राइट वर्ड आता है. साइकिल को आप ड्राइव करते हो. साइकिल का एग्जांपल जो हमने लिया था जब उसमें आप पेडलिंग कर रहे थे या फिर ब्रेक्स लगा रहे थे, दैट मीन्स आप उस पर फोर्सेस और टेंडेंसीज क्रिएट कर रहे थे. और अगर आप ना फोर्स लगाओ या ना टॉर्क लगाओ तो फिर आप देखोगे कि अगर बाइसिकल को आइडियल कंडीशन में छोड़ दिया जाए किसी स्पीड से तो हमेशा के लिए चलता रहेगा. वो स्टॉप इसलिए हो जाता है क्योंकि एयर ड्रैग वो सब उसको डी एक्सेलरेट. वर्ड इज प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग, दिस इज व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग इज अ प्योर रोलिंग. इसको कई बार हम प्योर रोलिंग वर्ड मींस वी आर सेंस में रोलिंग का मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन. उसको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए वो वर्ड यूज कर. या फिर ऐसा बोलता है रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, दैट मींस प्योर. कई बार रोलिंग विद स्लाइडिंग भी होते हैं. तो रोलिंग स्लाइडिंग अपने लिए केवल जनरल मोशन है. रोलिंग का मतलब प्योर रोलिंग है. एंड आपने लिखा प्रैक्टिकल में रोलिंग ऑब्जेक्ट परफेक्टली सर्कुलर रह सकते हैं ना. हाँ, वो सारी चीजें हैं ना कि परफेक्टली सर्कुलर नहीं होता, इसकी वजह से कुछ और फोर्सेस आते हैं जिसकी वजह से स्लो डाउन होता है. So due to V is equal to R friction is zero and not converse. हाँ, अभी हम लोग वन वे पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फ्रिक्शन जीरो है. Why this is breaking? There's a lag. आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है. Okay, maybe because of net fluctuations.
तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, ये भी थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। So how to place like this कि अगर एक रोलिंग मोशन हो रहा है, so ऐसा लिखते हैं in a rolling motion on a fixed horizontal surface, can we conserve mechanical energy? ये छोटा सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के फॉर्म में है। There's a pure rolling motion of a body which is taking place on a rough fixed horizontal surface. Rough word भी यूज कर देते हैं, rough fixed horizontal surface. Can we conserve mechanical energy? That's the question. Well, mechanical energy is a scalar quantity, तो उसके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करता कि किस डायरेक्शन में हम एनर्जी कंजर्व करा रहे हैं। एनर्जी स्केलर होने की वजह से हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में जरूर करते हैं। तो क्या आपको समझ में आया? यहाँ से हम स्टेटमेंट क्या देने वाले हैं? वी विल से यस इवन दो इट्स अ रफ सरफेस, इवन दो इट इज अ रफ सरफेस। सो अगर रफ सरफेस में कोई बॉडी रोल कर रहा है, आप उस पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो। और इससे पहले अगर आपको याद होना चाहिए, हम जब रफ वर्ड यूज करते थे तो फ्रिक्शन आता था तो हम उसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में नहीं करते थे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? 0। सिंस फ्रिक्शन एब्सेंट जैसा है, 0 है, इवन देयर इज अ सरफेस इज रफ, वी कैन गो फॉर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अंडरस्टूड? अच्छा, इससे थोड़ा सा और ब्रॉडर वे पे जाते हैं। लेट्स से कि इंक्लाइन प्लेन पर किस तरह से ये बिहेव करता है। तो मैं आपको अगला पिक्चर ऑफ इंक्लाइन प्लेन का देता हूँ, उसको हम लोग और डिटेल में लर्न करेंगे इंक्लाइन प्लेन के बारे में, रोलिंग के केस को। लेट्स से अगेन ये रोलिंग कर रहा है, सो रोलिंग इज गिवन, लेट्स से एंगल थीटा है और ये एक नया पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और लेट्स से रिंग रोल्स, तो ये रोल कर रही है। और लेट्स से पहला केस लेते हैं, रिंग रोल्स डाउन, नीचे की तरफ रोल करता हुआ आ रहा है। और ये v नॉट वेलोसिटी आपको दिया गया है। ध्यान से सब समझने का और आपको आंसर देना। पहले आप आंसर देंगे फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपका इंट्यूशन और करेक्शन, उसके बाद उसका करेक्शन। सो अगर ये रोल डाउन करता है नीचे, तो इज देयर फ्रिक्शन, इज देयर फ्रिक्शन एक्टिंग? ये रफ सरफेस है, और अगर आपका आंसर यस आता है तो फिर आपको ये बताना होगा कौन सा, फिर आपको ये बताना होगा कितना। ओके, बहुत सारे लोगों ने नो आंसर दिया है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। हाउ टू लुक एट फ्रिक्शन इज वेरी सिंपल थिंग। आप बॉडी का पॉइंट देखते हो जो कांटेक्ट पर है, और ग्राउंड का पॉइंट देखते हो जो कांटेक्ट पर है, ये फिक्स्ड है, तो प्लेटफॉर्म इज नॉट मूविंग। और सिंस ये रोल कर रहा है, तो रोल करने के लिए आप पाओगे कि इसका ओमेगा ऐसा आना चाहिए, और ये ओमेगा की वैल्यू कैसी आएगी? इसकी वैल्यू v नॉट बाई आर होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। तो देखो, हर इंस्टेंट पर अगर v इक्वल टू आर ओमेगा ट्रू हो रहा है, इसका मतलब ये रोलिंग है।
तो ये वी नॉट को अगर हम वी बोल देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि वी अपने को चेंज करें। तो ओमेगा की वैल्यू जिस गिवन इंस्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं वो वी बाई आर है। इसका मतलब ये रोलिंग है, सो दिस इज अ रोलिंग कंडीशन। और ये इंश्योर करेगा कि v1 की वेलोसिटी 0 आ जाएगी, और जो कि v2 की वेलोसिटी होगी। इसका मतलब 1 इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू 2, दैट मीन्स नो रिलेटिव मोशन। नो रिलेटिव मोशन, जब कभी रिलेटिव मोशन नहीं होती है इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है। सो आपको फ्रिक्शन की पिक्चर दिखा देते हैं। ये सेकेंड केस में नो रिलेटिव मोशन, थर्ड केस में भी नो रिलेटिव मोशन, इसमें भी v2 0 है। फिर हमको देखना कि सेकेंड का केस है या थर्ड का केस है। तो वो कैसे पता चलता है? फोर्स से। अब आप इसमें देखोगे क्या कोई टेंडेंसी क्रिएटिंग फोर्स है। जब आप इसका एफबीडी बनाओगे तो आप पाओगे कि सेंटर पर इधर की तरफ mg sin थीटा लगने वाला है, और नीचे की तरफ mg cos थीटा लगने वाला है, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है। सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क कैलकुलेट करोगे टॉर्क 0 आएगा, लेकिन आप पाओगे कि एक फोर्स जो mg sin थीटा है वो कंपनसेट नहीं होगा, वो पूरी बॉडी को नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो सिंस ये बॉडी को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये जो वन पॉइंट है वो नीचे जाने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स वन पॉइंट विल हैव अ टेंडेंसी। और डायरेक्टली आप देखो, ये जो फोर्स है ये बॉडी को मूव कराना चाह रहा है। जस्ट लाइक द केस ऑफ थर्ड केस, अ फोर्स इज ट्राइंग टू मूव द बॉडी, hence you will say here the tendency to slide down। तो यहाँ पर जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी इज टू स्लाइड डाउन। ये आपको समझ में आया कि नहीं? आना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोलने का। सिंस देयर इज अ टेंडेंसी, हेंस देयर इज गोइंग टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? अपोजिट टू टेंडेंसी, एंड टेंडेंसी इज टू स्लाइड डाउन, hence friction is going to act in the upward direction. So you'll find there is going to be static friction acting in the upward direction. So अगर रोलिंग किसी इंक्लाइंड प्लेन पर हो रहा है तो फ्रिक्शन का होना कंपलसरी है, कंपलसरी है। और कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक दूसरा अपना कंक्लूडिंग वर्ड लिख लीजिए या फिर लाइन लिख लीजिए। दैट लाइन इज, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन friction has to be there, has to be there, and it has to be static, and it has to be in upward direction, no matter whether the ring rolls down or whether the ring rolls up. So अगर ये रोल डाउन कर रहा है या रोल अप कर रहा है, क्योंकि जो mg sin थीटा आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। और अगर mg sin थीटा डाउन साइड है तो फ्रिक्शन अप साइड रहेगा। सो कंक्लूडिंग पॉइंट मैं लिख देता हूं, ये भी एग्जाम में आ चुका है। सो व्हाट इज द रिजल्ट फॉर रोलिंग, ये भी आप नोट कर लेने का, ऑन इंक्लाइंड सरफेस फ्रिक्शन इज नीडेड। सो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप रोल कराना चाहते हो तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इंक्लाइंड सरफेस पर रोल कराना चाहते हो फ्रिक्शन इज मस्ट। मोर ओवर, friction is static and upwards. Friction is static and upward. For both rolling up and rolling down case. दोनों केसेस के लिए ये फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करता है। ये आईटी में भी पूछा गया है एक दो बार, कि उसने बोला कि एक रिंग है या सिलेंडर है या स्फीयर है, रोल डाउन करता है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा। फिर पूछता है कि वो रोल अप करता है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा। तो आप बोलोगे कि इन बोथ द केसेस इट एक्ट्स डाउनवर्ड्स, सॉरी इट एक्ट्स अपवर्ड्स, एंड इट इज ऑफ स्टैटिक इन नेचर। एक्सप्लेनेशन अगर नीड हो
तो मैं री एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ सकता है। When we put theta equal to 0, mg sin theta becomes 0. That is why there's no friction in previous case. Yes, you can think of. So you can say this is the most general case, and horizontal surface is just a part of it, for which theta is equal to 0. Since ये static friction है तो इसका magnitude भी बता दोगे, कितना magnitude होता है, is equal to the force causing the tendency. That means it is going to be mg sin theta. So this is going to be mg sin theta. Static friction is going to have the value as mg sin theta, because it is, static in nature. हाँ, इसके अपने एक्सेलरेशंस भी आते हैं, डी एक्सेलरेशंस भी आते हैं, वो हम देख सकते हैं अगर वो काइनेटिक है, लेकिन टेंडेंसी क्रिएटिंग फोर्स जो होता है वही उसको ये जो mg sin थीटा होगा, इस केस में आगे आप चल करके देखोगे कि अगर ये रोल कर रहा है तो ये इधर एक्सेलरेट भी कर सकता है और डी एक्सेलरेट भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और रफनेस और लिमिटिंग कंडीशन के लिए। फिलहाल अभी के लिए अपने को ये समझना है कि क्या वो स्टैटिक होता है, यस, क्या वो अपवर्ड होता है, यस, क्या वो दोनों केसेस के लिए होता है, चाहे वो रोल अप हो रहा हो रोल डाउन हो रहा हो। फिर आगे वाले पॉइंट्स को हम शॉर्टली उनको भी इंक्लूड करेंगे। When it goes up, can you please explain why friction acts upward? अभी मैंने एक्सप्लेन किया, फिर से देखिए कि चाहे ये अप जा रहा हो चाहे डाउन जा रहा हो, फ्रिक्शन किस वजह से निकलता है। फ्रिक्शन तभी आता है जब देयर इज अ टेंडेंसी फॉर रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी कौन कॉज करता है, फोर्सेस, और यहाँ पर कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा, जो टेंडेंसी क्रिएट करेगा। क्या आप जानते हो कि अगर ये ऊपर जा रहा होगा तब भी mg sin थीटा नीचे लगेगा? यस। क्या ये बॉडी नीचे आ रही होगी तब भी mg sin थीटा नीचे लगेगा? यस, क्योंकि वो तो mg का कंपोनेंट है। सो क्रक्स पॉइंट ये है कि जो टेंडेंसी आती है वो फोर्स से आती है, वो वेलोसिटी से नहीं आती है। अगर ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो तो काम हो जा रहा है ना। और वेलोसिटी चाहे डाउन साइड हो या अप साइड हो, सो टेंडेंसी कॉज फोर्स करता है, तो फोर्स mg sin थीटा नीचे है, इसलिए फ्रिक्शन को ऊपर आने का। अभी इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सेलरेशन रिक्वायर, क्योंकि आपने ये देखा ना कि फ्रिक्शन इज नीडेड, तो अगला नेचुरली एक क्वेश्चन बनता है कि कितना फ्रिक्शन चाहिए। अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, राइट। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो एक ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन बनेगा, हाउ मच फ्रिक्शन इज नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रोल डाउन और रोल अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि फ्रिक्शन एक्ट करता है, कितना एक्ट करता है, किधर एक्ट करता है। अच्छा, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो फिर एक और अच्छा पॉइंट जो कि थ्योरेटिकली भी इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकली भी इम्पोर्टेंट है। So it will आपने पूछा so it will stop. No, अगर आप रोल करोगे तो ये नीचे की तरफ रोल डाउन होता है, क्योंकि ये फोर्स पहले आता है तो ये इसको एक्सेलरेट कराएगा, फिर ये फ्रिक्शन आएगा, फिर वो फ्रिक्शन इस पे टॉर्क भी लगाएगा, फिर उसकी टॉर्क इक्वेशन, ट्रांसलेशनल मोशन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी उसका सोल्यूशन हम लोग डील करने वाले हैं। पहले आप थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लीजिए। तो अभी तक आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले। एक तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का केस, दूसरा ये इंक्लाइंड सरफेस का केस, when it go up so another force is needed. अभी हम लोग फिगर में कोई और फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई और फोर्स आएगा तो उसको कैसे डील करना है, एफबीडी बना करके हम लोग डील करेंगे। मतलब ये भी कंटिन्यूअस रोलिंग करेगा। रोलिंग करने के लिए कितना फ्रिक्शन का नीडेड है, देखो इसमें क्या है, इसमें फ्रिक्शन का नीड आ रहा है, तो अगर आपका फ्रिक्शन कम पड़ गया तो फिर ये रोलिंग करना बंद कर सकता है, स्लाइड करना स्टार्ट कर सकता है। तो और जबकि हॉरिजॉन्टल केस वाज डिफरेंट, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन का नीड नहीं था, तो हमेशा के लिए रोल करता हुआ जा रहा था। तो यहाँ पर रोलिंग कंटिन्यू भी रह सकती है, रोलिंग चेंज भी हो सकती है, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर रोल कर रहा है तो क्या हम ये कंक्लूजन बता सकते हैं, यस, कि फ्रिक्शन लगेगा, यस, स्टैटिक लगेगा, यस, अपवर्ड्स लगेगा, यस। ये पॉइंट आपके कंक्लूडिंग है। आगे बढ़ते हैं। और अगेन पुराने चैप्टर से ही पूरा लिंकेजेस है। अगेन मैं आपसे पहले पूछता और आपको बताना है, अगर आप बता पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स से कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट थी और इसको आपने रिलीज किया इंक्लाइंड प्लेन पर,
और ये इंक्लिनेशन एंगल थीटा दिया गया है। लेट्स से इसका नाम रिंग दे देते हैं या कुछ और नाम दे दीजिए जो रोल कर सकती है। और यहाँ से आपने इसको रेस से रिलीज किया है, रिलीज करोगे तो फिर आप पाओगे कि धीरे रोल करता हुआ नीचे आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि वो रोल करता है, रिंग रोल्स डाउन फ्रॉम रेस्ट। तो और रिंग रोल डाउन करके यहाँ पर रेस्ट से चलता है ए लोकेशन से, और कभी ये बी लोकेशन पे पहुंचता है। जब बी लोकेशन पे पहुंचेगा तो आप पाओगे कि इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, और सिंस ये रोल कर रहा है तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी रहेगी। और हर मोमेंट पर सिंस ये रोल कर रहा है तो रोलिंग कंडीशन फिक्स प्लेटफॉर्म होने की वजह से v इक्वल टू आर ओमेगा लगेगा। हम अभी भी थ्योरेटिकली रहना चाहते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट कैच करना चाहते हैं। पॉइंट ये है, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब हमने ये नहीं पूछा कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, किधर लगेगा। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हेन इट कम्स फ्रॉम ए टू बी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि देयर विल बी एक्टिंग अ फ्रिक्शन। आपको ये भी समझ में आ गया कि फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक इन नेचर। आपको ये भी समझ में आ गया फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ मच वर्क इट इज गोइंग टू परफॉर्म। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, बट स्टिल आई एम आस्किंग टू यू गाइस, अगर आप आंसर दे पाए तो। डिस्टेंस को आप ए बी लिख लीजिए, ए से बी तक लेंथ है। ये ए लोकेशन से चला था, ये बी लोकेशन तक आ गया। हाँ, आपसे मैं ये भी पूछ सकता था वेदर इट विल बी पॉजिटिव, वेदर इट विल बी नेगेटिव, वेदर इट विल बी जीरो। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो ऑप्शंस कई तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं। चलेगा, मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में दे देता हूँ। ए ऑप्शन पॉजिटिव, बी ऑप्शन नेगेटिव, सी ऑप्शन जीरो, डी ऑप्शन एनी ऑफ देम। इस तरह से रख लेते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। एक आंसर इंटरेस्टिंगली जीरो आया हुआ है। तो इसका आंसर देने के लिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर को रिकॉल करना होगा। और उसमें हम लोग जब वर्क निकालते हैं तो वो वर्क को रिकॉल करना होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क कितना होता है। हम लोगों ने कैटेगोरिकली पढ़ा होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क कैसा होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क कितना और कैसा होता है, और बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। तो कई लोगों को याद आ रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क होता है, सिंस जिस पॉइंट पर ये एक्ट कर रहा होता है वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है। तो आप बोलोगे कि जो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज गोइंग टू बी जीरो। इट इज गोइंग टू बी जीरो even though the friction is acting but it is not doing any work. Why? Because at this point, जिस पॉइंट पर ये फ्रिक्शन एक्ट करता है वो पॉइंट रेस्ट पे रहता है। फ्यूचर में अगला पॉइंट ग्राउंड से कांटेक्ट पर आएगा, और अगला पॉइंट भी रेस्ट पर हो जाएगा, फिर अगला पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट पर आएगा, वो रेस्ट पर आएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, उस पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा लेकिन वो भी मूव नहीं करेगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए डेफिनेशन जाती है, वो ये होती है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एस डॉट डी एस और डी आर। और जब भी हम डी आर ले रहे होंगे उस समय, जिस समय हम फ्रिक्शन ले रहे होंगे उस समय डी आर उसका जीरो हो रहा होगा, इसलिए ये नट सेल में जीरो रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरेटिकली कई बार पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो वर्क डन आना चाहिए। बट यू, इफ यू रिमेंबर द रूल्स दैट वी लर्न इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क डन, अब पाओगे कि ये जीरो रहता है। तो पॉइंट इज कि जब रोलिंग मोशन हो रहा होता है फिक्स्ड सरफेस पे, सरफेस को फिक्स्ड होना जरूरी है, फिक्स सरफेस पर हो रहा होता है, वहां पर भी हम लोगों ने बात की थी, फिक्स सरफेस पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है। तो इसका वर्क डन जीरो रहेगा ना। अब इसी को वो नेक्स्ट लेवल पे जाकर के पूछ लेता है, वो ऐसा पूछेगा, इसी में एक एग्जांपल मैं जोड़ देता हूँ। कैन वी यूज
mechanical energy conservation in above case? We can apply work energy theorem always, but mechanical energy conservation के लिए कुछ conditions होती हैं, और अब आपसे पूछेगा कि क्या इस सिचुएशन में इस रिंग की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व की जा सकती है? Here friction is acting. Then you need to remember कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कंडीशन क्या होती है? तो अभी मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, यस एंड नो. अगेन आप उस चैप्टर को देखोगे तो उसमें कंडीशन ये थी, फॉर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन work done by non-conservative force must be zero. This is the condition. और फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करते हैं, बिकॉज की फ्रिक्शन नहीं है तो उसका वर्क डन नहीं है. बट अगर फ्रिक्शन है तब भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर उसका वर्क डन जीरो है, और इस सिचुएशन में वर्क डन जीरो जा रहा है. वर्क डन इज जीरो. Hence, we can go for mechanical energy conservation. Hence, we can go for mechanical energy conservation. Mechanical energy conservation, yes. तो theoretically ऐसे rules, ऐसे statement बनाएगा कि एक बॉडी है, रोल करके नीचे आ रहा है, और वो deliberately बोलेगा कि वो रफ है, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो वर्क डन फ्रिक्शन का क्या होगा? आप बोलोगे जीरो होगा. क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं. एक बार स्टेटमेंट ये आया था कि क्या हम रफ सरफेस पर भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करा सकते हैं कभी, या इज इट पॉसिबल? तो आप बोलोगे बिल्कुल पॉसिबल है इन केस ऑफ रोलिंग. ये जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है रोलिंग से और रोटेशन मोशन से लेकर के. और आप पा रहे होगे कि आपके अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो सोचना है और अभी जो निकल के आ रहा है उसमें डिफरेंस है. लेकिन अगर आप दिमाग लगा कर देख रहे हो तो आपको पता भी चल रहा होगा कि काफी हद तक जस्टिफाइड है, जो आप पहले पढ़ चुके हो उसी से लिंक है. सो जो रूल्स हैं आपको बस वही फॉलो करना है. अब इस पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. क्या करेगा? बोलेगा एक रिंग है, यहाँ से छोड़ दिया गया है, बताइए पर्टिकुलर हाइट जाने के बाद उसके पास कितनी वेलोसिटी आएगी. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करा लेंगे. तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोलेंगे कि लॉस इन दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन दी काइनेटिक एनर्जी. अगली लाइन में अपने को आंसर आएगा. तो पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी का भी रोल आता है. तो अगला पॉइंट जो हम लोग लर्न करने वाले हैं वो है काइनेटिक एनर्जी in case of जनरल मोशन. तो कभी अगर जनरल मोशन हो रहा होगा जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन है. जनरल मोशन का मतलब ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन है. तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हम लोग एक बार देख लेते हैं और हमेशा के लिए उसको याद रख लेंगे, और उसका एप्लीकेशन भी अभी लर्न कर लेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, सो ये कंप्लीट हो जाएगा. तो अगर कोई बॉडी आपको दी गई है और वो जनरल मोशन कर रही है, अभी हम लोग जनरल मोशन, मैंने वर्ड नाम दिया है, मैंने ये नहीं बोला कि ये रोलिंग मोशन है. रोलिंग उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है. और ये बॉडी किस तरह से है कि लेट्स से अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं ओमेगा से, और ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है, ये मूव कर रही है किसी वेलोसिटी vcm से. तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है. ये सिचुएशन अपने को दिया गया है. तो इसके लिए जब हम काइनेटिक एनर्जी लिखने वाले हैं तो काइनेटिक एनर्जी किस तरह से लिखी जाती है, आई एम राइटिंग दिस, यू कैन मेक दैट फॉर्मूला इन योर कॉपी. तो इसमें हम दोनों काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, ट्रांसलेशनल की एज वेल एज रोटेशन की, क्योंकि बॉडी रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है. तो हम लिखेंगे हाफ मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के स्क्वायर प्लस हाफ ICM into omega square. So this is going to act as a formula for total kinetic energy. कई बार हम इसको ऐसा लिखेंगे, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी,
और जब काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है. एंड दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन किया. दिस इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन. इसको नोट कर लीजिए. और इस पर भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं. अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ. आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि आप उसका करेक्ट आंसर दे पाए. एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन. एंगुलर वेलोसिटी सिंस ये काइनेटिक एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. यहाँ पर मैंने इस तरह से दिखा दिया है. एक्सिस स्क्रीन के परपेंडिकुलर भी दिखाई जा सकती है और उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे पिक्चर बनाया है. सो एक्सिस शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होनी चाहिए. सो जनरली हम लोग ऐसा बना देते हैं कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर रोटेट करते हुए आगे चल रहा है, या फिर जिस तरह से दिखाया है इस तरह से भी दिखा सकते हैं. तो वो आप कौन सा व्यू ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है. सो इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड फिर आईसीएम लेना होगा आपको उसी एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, और वीसीएम मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, दैट मींस ट्रांसलेशनल वेलोसिटी. अगर आपने इसका आंसर बता दिया इसका मतलब आपको काफी कुछ समझ में आ गया है. और इस तरह के हम कुछ और भी एग्जाम्पल डील करेंगे, एग्जाम में भी आते हैं और अपने काम के भी हैं. लेट्स से आपसे बोलता है कि एक ये बॉडी है और इस बॉडी की वेलोसिटी ये दी गई है v0 है और ये रोल कर रहा है. फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी और उस बॉडी का मास m दिया गया, रेडियस r दिया गया, as shown in the figure. If number first body is a ring. बेसिकली अपने को रोलिंग रिंग की काइनेटिक एनर्जी चाहिए और किसके टर्म में, m के टर्म में, v के टर्म में. ट्राई कीजिए. और नीचे ग्राउंड है, ये ऑब्वियस है until unless कुछ और बोला जाए. You need to find kinetic energy of ring which is rolling on a this fixed horizontal surface with velocity of center as v0. अभी जो फॉर्मूला बताया गया, you just follow that formula and simplify it. एक आंसर mv स्क्वायर आ रहा है. ऑप्शन ऐसे ही देगा, हाफ mv स्क्वायर बाई 4 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कोई नंबर, इस तरह से चीजें आने वाली हैं. गुड. इनफैक्ट इसको फ्यूचर के लिए आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है कि जब कभी रिंग रोल होती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वो mv स्क्वायर होती है. बिल्कुल सही बोला आपने. तो काइनेटिक एनर्जी में लिखेंगे हाफ mv0 स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पर दिखाया नहीं गया बट अंडरस्टूड है रोलिंग की वजह से, क्योंकि उसको ऐसे ही रोटेट करना पड़ेगा तभी ये रोल कर पाएगा. एंड देन अब बोलोगे कि हाफ mv0 स्क्वायर तो आपके पास है ही, प्लस हाफ ICM को लिखोगे mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. सिंस ये रोलिंग है तो रोलिंग की कंडीशन v0 इज इक्वल टू r ओमेगा तो चल ही रही होगी, ग्राउंड पर है, इसलिए r ओमेगा को भी v0 बोल सकते हो. दैट मीन्स हाफ mv0 स्क्वायर प्लस हाफ mv0 स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, जितना अभी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं सारे रिजल्ट हैं. इसका मतलब है कि 50% उसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है और 50% रोटेशनल होती है, दोनों बराबर बराबर होते हैं. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया mv0 स्क्वायर. So kinetic energy of a ring when it rolls, no matter on the ground or inclined plane or anywhere, if the platform is fixed, वो mv0 स्क्वायर होती है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और उसमें इक्वल अमाउंट पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन होता है. दूसरा, बॉडी इज
डिस्क, इसको सॉल्व करके बताइए और उसको एज ए रिजल्ट आप याद रखेंगे फॉर फ्यूचर। mv² जो आपने बताया वो बिल्कुल करेक्ट था। अब आपको डिस्क के लिए बताना है। एक आंसर 3/4 आ चुका है। क्या सभी लोग इसको वेरीफाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्या चेंज आएगा? बस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बदलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहाँ पर एक हाफ आ जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/4 होगा, जिसको आपस में आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3/4 हो जाएगा। सो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता तो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग डिस्क इन टोटलिटी इज 3/4 mv0²। आप इसको प्रूव कर लीजिए। मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू, रेस्ट यू शुड डू दैट एंड रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, बॉडी इज अ सॉलिड स्फीयर। अगर ये बॉडी सॉलिड स्फीयर है, then how much total energy is going to carry? एक आंसर 2/5 बताया गया है। आई थिंक यू शुड रीचेक योर आंसर। दूसरा 7/10 बताया जा रहा है। तो उस समय सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, बाकी सारा कुछ वही आएगा। तो सॉलिड स्फीयर में जो आई होता है वो 2/5 हो जाएगा, तो 7/10 बन जाएगा। So 7/10 इज अ करेक्ट आंसर, और 0.7 भी लिख सकते हो आप। तो आप चेक कीजिए और इट शुड कम 7/10। Many of you are saying the same value. Rest you should correct your answers. अगर बॉडी एक हॉलो स्फीयर है और स्फेरिकल सेल है, in case body is a spherical cell, then what? एक आंसर 5/6 बताया जा रहा है। ओके, स्फेरिकल सेल के लिए आप इसको 2/3 लिखते हो। 3 ऊपर जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। गुड। So 5/6 is the answer for this. 5/6 mv²। इसका मतलब है कभी भी अगर आपको बॉडी का नाम लेता है, रोलिंग कंडीशन की बात करता है, काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़े, तो आप डायरेक्टली इन नंबर्स को यूज कर सकते हो, और अदरवाइज आप उस फॉर्मूले से जा सकते हो और उस फॉर्मूले से सभी को निकाल सकते हो। और इन ये केवल चार वैल्यूज हैं जो बार बार आती हैं, तो इसको आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आपको वो मेमोरी में अपने आप फीड हो जाएगा। तो इसके बाद कुछ और बॉडीज के नाम लेगा। जनरली क्या क्या ले सकता है? या तो रिंग लेगा, या फिर डिस्क बोलेगा, या फिर सॉलिड स्फीयर बोलेगा, या फिर सॉलिड स्फेरिकल शेल बोलेगा। इसके साथ साथ कुछ और ही बोल सकता है, जैसे कि सिलेंडर। अगर उसने सॉलिड सिलेंडर बोलता है कि ये सॉलिड सिलेंडर है, तो आप क्या आंसर देने वाले हो? What will be the rotational kinetic energy or total kinetic energy in case of rolling of solid cylinder? तो आप बोलोगे सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क जैसा होता है। सिंस वो डिस्क जैसा होता है तो फिर डिस्क जैसा ही उसका आंसर आएगा। दैट मींस दिस इज आल्सो ट्रू फॉर सॉलिड सिलेंडर। सेम एज डिस्क। गुड। इन केस वो हॉलो की बात करता है तो हॉलो इज सेम एज रिंग, सो दिस इज आल्सो गोइंग ट्रू फॉर हॉलो सिलेंडर। सो अगर सिलेंडर्स के नाम लेता है तो आप यहाँ से पता कर सकते हो, स्फीयर्स के नाम लेता है तो आप यहाँ से याद रख सकते हो,
और वहां से आप बता सकते हो कि इसकी कितनी वैल्यू होने वाली है। फाइनली एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली ऐसा पूछेगा कि बताइए किसकी कितनी एनर्जी है। वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, या फिर थोड़े से मॉडिफिकेशन करता है। तो मैं आपको उस तरह का एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और आप आंसर देंगे। ये पूछता है, फाइंड रेशियो ऑफ व्हाट अबाउट द अदर फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। देखो जिस तरह से दिखाया गया, अगर इसको रोल करना है तो इसको अपनी एक्सिस के अबाउट पास होने वाले सेंटर से पास होने वाले एक्सिस से रोटेट करना पड़ेगा। सो वो जो हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला, अगर इसके अबाउट आप रोटेट करोगे तो फिर वो रोलिंग कंडीशन नहीं जस्टिफाई कर पाएगा। रोल इसी एक्सिस के अबाउट चलेगा तभी रोल करेगा, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, सिंपल है। फाइंड रेशियो ऑफ rotational kinetic energy and total kinetic energy of spherical shell in case of pure rolling। हाँ, यहाँ पर जो हम लोग हॉलो सिलेंडर बोल रहे हैं ना, उसका मतलब है कि सिलिंड्रिकल शेल इनर एंड आउटर रेडियस को ऑलमोस्ट बराबर बोल रहे हैं। उसको एक्चुअल वर्ड होता है सिलिंड्रिकल शेल। हॉलो सिलेंडर के मतलब इनर एंड आउटर रेडियस होगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लेंगे। उसका भी एक फॉर्मूला होता है, अदरवाइज आप ड्राइव कर सकते हो और उसको यूज करना है। यहाँ पर स्फेरिकल शेल और सिलिंड्रिकल शेल से लेना देना है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। अभी तक तीन चार आंसर आए, लेकिन सब अलग अलग आ रहे हैं, सो दे शुड नॉट बी अलग अलग। It was like 4/3, 2/5, 6, 7/2, 7:2.4, 2/5, 8/5। आप जल्दी में आंसर दे रहे हो इसलिए गलती कर रहे हो। गलती करना खतरनाक होता है, और करेक्ट आंसर देना अगर थोड़ा देर से भी देते हो तो चलता है। टू बाई फाइव एंड ऑल दैट। ओके, चेक करते हैं। अभी आपके जस्ट पहले किया गया, बस उसी को यूज करना है, और अदरवाइज आप निकाल सकते हो। तो पहले तो ये देखो किस बॉडी के बारे में बात चल रही है। बॉडी इज स्फेरिकल शेल, ठीक है। और स्फेरिकल शेल के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल। रोटेशन कितना होता है? हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। ICM कितना होगा उसको भी आप प्लेस कर सकते हो, 2/3 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। सिंस रोलिंग है तो v की वैल्यू हम r ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं, r इंटू ओमेगा कह सकते हैं, पार्डन। ये रोलिंग कंडीशन है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ वो रोलिंग कंडीशन है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? सो दैट्स गोइंग टू बी 1/3 mv square. So 1/3 mv square is the kinetic energy due to rotation of a spherical shell. What about total kinetic energy? Total अभी थोड़ी देर पहले आपने बताई थी 5/6 or something. Let me verify. Yeah, 5/6. So that was 5/6 mv square. So that is total. What it is looking for, the ratio of the two. किसको ऊपर रखना है? काइनेटिक एनर्जी रोटेशन को ऊपर रखना है, और काइनेटिक एनर्जी टोटल को नीचे रखना है। तो ये बनेगा 1/3 mv स्क्वायर डिवाइड बाई 5/6 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, so it's going to be like 6 divided by 3 into 5. Then you know what to do. It's going to be 2/5. वो परसेंटेज वगैरह करके पूछ सकता है या कुछ और पूछ सकता है, तो आपको बताना होगा। अंडरस्टूड। सो ये एक एग्जाम्पल है, इस तरह के एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं। और
एक होमवर्क दे सकते हैं हम आपको, सिंपल है बट आप घर से भी कर सकते हो, और वो आज की स्टडी को लेकर के ही है। लेट्स से कि अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक बॉडी है। रोटेशनल पावर, वी आर गोइंग टू डिस्कस थिंग्स। अभी रोटेशनल पावर है, छोटे छोटे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सिंस हम लोग रोलिंग पर हैं तो भी रोलिंग को फिनिश कर लेते हैं। ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर है, और बी पॉइंट है बॉटम, and this theta is given as, let's say, 60 degree. Question is find क्या बोलना चाहिए, find linear velocity something wrong happened. Find linear velocity of solid sphere. Solid sphere का मास भी दे रहे हैं आपको। Sir, the screen is frozen. अभी आपको वैसे ही अपीयर बहुत करेगा, चलेगा। आई थिंक वो शेयरिंग बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ सम रीजन। What is the situation now? Can you see now? If yes, then we can go ahead. ये No, sir, होमवर्क प्रॉब्लम है। the screen मैंने अभी is तक not जो लिखा showing है up. स्क्रीन में वो ये है कि लीनियर वेलोसिटी बताना है, अभी भी नहीं है। It should come. What about down? No, sir. बहुत सारे लोग लेफ्ट कर गए, कोई बात नहीं, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद रिकॉर्डेड में देख लेना। मैं उसको 1 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। चलेगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नॉट एन इशू। और मैं उसको कंप्लीट करके आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, तो आप पीडीएफ से उसको सॉल्व कर लेने का, ठीक है। सो साउंड आ रहा है अभी फिलहाल सभी को? Okay, many of you have left because of time. Well, so चलेगा, इतना आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन देन।